निश्चित रूप से ये कि धक्का हमारे सर जी को लग गया। तो यानी कि अब ये देखिए कि सर जी को रिलीफ नहीं दिलवा पाए अभिषेक मनु सिंघवी भी, तो भाई बहुत ही शोचनीय स्थिति हो गई है सर जी की। बहुत मुश्किल है राह सर जी की। सर जी के दिन बहुत ही सड़े हुए दिख रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करते रहें। बात करेंगे दिल्ली वाले अध्यादेश की और हमारे परम मित्र सर जी की। सर जी ने दिल्ली वाले अध्यादेश को, जिसके कारण उनकी शक्तियां बहुत क्षीण हो गई थी, उसको उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उन्होंने ये कहा कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले निर्णय आया था पहले उसको आप उसी के हिसाब से इसके ऊपर निर्णय बताएं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर गठित करेंगे, क्योंकि जो इसमें जो प्रश्न है वो आर्टिकल 239AA जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें दिल्ली के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, उससे संबंधित है। और उसमें बहुत सारे बिंदु निर्धारित हैं, जिसमें वो एक बिंदु ये है कि क्या जो एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, उसके ऊपर सेंटर आदेश निकाल सकता है क्या उस एंट्री 41 के अंदर सेंटर को भी अधिकार है कुछ करने का। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हमें ये भी देखना है कि क्या जो अध्यादेश लाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है क्या। अब ये बड़े रुचिकर प्रश्न हैं, लेकिन जब अभी इनके बारे में भी बात करेंगे कि ये प्रश्न क्या है। बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी, आप जानते हैं, जो कतिपय ऐसे महान वकील हैं भारत में जो रातों रात सुप्रीम कोर्ट को खुलवा सकते हैं, उनमें से अभिषेक मनु सिंघवी एक है और कपिल सिब्बल जी दूसरे हैं। अब उनकी जो ये कला है, वो कैसे वो ये कला को प्राप्त कर पाए हैं, वो फिर किसी दिन और हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो यदि आप सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में जाएं और उसमें जिस तरह की बातें सुने, तो ऐसा मन करता है कि भाई जुडिशरी का इतना अपमान होने से तो अच्छा है कि आप अपने कान में रुई भर कर जाओ। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भी यहाँ पर कल फेल हो गए। उन्होंने कहा कि साहब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो हियरिंग है वो तुरंत की जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने कहा कि भाई तुरंत नहीं हो सकती। देखिए कि 2 अगस्त से 370 धारा 370 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हियरिंग निर्धारित है। उससे पूर्व यह नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब उसके लिए तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो इसको तो 370 वाली बेंच की हियरिंग पूरी हो जाने का उसको प्रतीक्षा इसको करनी पड़ेगी। तो इस पर उन्होंने बड़ा ऊपर नीचे हुए कि नहीं साहब जल्दी कर लीजिएगा, कि नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब अभी धारा 370 का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है, और संवैधानिक बिंदु को तय किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और किसी बिंदु को तय करने के लिए जबकि जब वो सुनी जा रही होगी तो जो हो सकता है कि जो मिसलेनियस वर्क है वो भी बंद रहे, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सोमवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन फ्रेश पिटिशन्स लगती हैं, इसलिए इसको मिसलेनियस डे कहते हैं। जो फ्रेश पिटिशन्स हैं वो इन्हीं 2 दिन आती हैं। बाकी जो 3 दिन होते हैं वो पुरानी पिटिशन्स होती हैं, हियरिंग के लिए जो आती हैं उनके लिए वो रिज़र्व रखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हियरिंग जो रखी गई है वो कई बार तो केवल जो 3 हियरिंग के दिन है उसमें रखी जाती है, लेकिन कई बार महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं तो 5 दिन रख ली जाती। तो आज इस समय जो है हम 21 तारीख में बैठे हैं। अब 24 तारीख को अगला, आपको पता है कि 24 तारीख को अगला सोमवार आएगा, और 24 के बाद 31, और उसके बाद 1 या 2 बुधवार से यह आरंभ होगी। 2 अगस्त से 370 की सुनवाई आरंभ हो रही है, वो बुधवार से आरंभ होगी।
तो उन्होंने कहा कि भाई उससे पहले नहीं हो सकता। अब 370 की हियरिंग तो लंबी चलनी है, आपको पता है ये कोई 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला मामला तो है नहीं। तो ये समझ लीजिए कि कोई 3-4 हफ्ते हमारे सर जी को और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इस मुद्दे की हियरिंग के लिए। साथ में जो DECRC वाला मामला है वो भी इसी से संबंधित है, क्योंकि इसी में अधिकार दिए गए हैं। DECRC के अध्यक्ष के अभाव में बहुत सारे जो निर्णय होने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया था कि LG और CM जो है वो मिल के तय कर लें, लेकिन सर जी यदि किसी बात पर किसी से समझौता कर ले तो वो सर जी नहीं रहेंगे, इसलिए सर जी जो है वो अड़ गए। सर जी अड़ गए, तो जब सर जी अड़ गए तो फिर वो निर्णय नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम अपॉइंट कर देंगे, एक इंटरिम अध्यक्ष जो है वो हम अपॉइंट कर देंगे जब तक कि अध्यादेश पर पूर्ण निर्णय नहीं आ जाता। अब जिसमें ये होगा कि जब तक अध्यादेश की सुनवाई का समय आएगा तब तक आप देखेंगे कि यह अध्यादेश एक बिल के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा सदन में, संसद के दोनों सदनों में, और उसके बाद फिर यह एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इनको एडिशनल एफिडेविट्स और देने पड़ेंगे। यदि मान लीजिए उसमें इन्होंने कुछ और परिवर्तन कर दिया तो फिर नए सिरे से एक और प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जिसमें 2-3 दिन और लगेंगे। तो मैं कहता हूँ मोटा मोटा 1 महीने के लिए तो ये गया। तो ये धक्का तो है। अब बड़ा धक्का है या छोटा धक्का है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ निश्चित रूप से ये कि धक्का हमारे सर जी को लग गया। तो यानी कि अब ये देखिए कि सर जी को रिलीफ नहीं दिलवा पाए अभिषेक मनु संघवी भी, तो भाई बहुत ही शोचनीय स्थिति हो गई है सर जी की। अब सर जी क्या करेंगे? सर जी को तो तुरंत राजघाट पर जाकर धरना दे देना चाहिए। और हम तो ये कह सकते हैं कि भाई महात्मा गांधी के चूँकि प्रतिमूर्ति हैं, चूँकि उन्हीं की अनुकृति हैं हमारे सर जी, तो वो इस मुद्दे पर आमरण अनशन इत्यादि के बारे में भी सोच सकते हैं। अब जो संवैधानिक विषय हैं इसमें आपको बताएं, ये बड़ा रुचिकर विषय है कि ये जो आर्टिकल 239AA जो है उसमें कुछ कुछ आर्टिकल 370 की छवि आती है कि देखिए दिल्ली जो थी वह पहले यहाँ पर एक विधानसभा हुआ करती थी। अब वो चूँकि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर देश की राजधानी है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार का पूरा दखल रहता ही है, रहना भी चाहिए। इसलिए जब समस्याएं उत्पन्न होना आरंभ हुई तो 1956 में उस लेजिस्लेटिव असेंबली का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। और यह जो होता है आप देखिए कि आर्टिकल 39 जो है उसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनका प्रशासन उसके अंतर्गत चलता है, और उसमें कोई प्रावधान नहीं था किसी प्रकार के किसी असेंबली का। तो 239AA में प्रावधान किया गया, 239A फिर 239AA और 239B जो है वो पांडिचेरी के लिए है। तो 239A 239AA। अब 239AA में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार के हैं कि वहाँ दिल्ली में एक विधानसभा का गठन तो अवश्य कर दिया गया है, लेकिन इसी का जो 239AA का क्लॉज 1 है, वो क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज 3 है उसमें यह प्रावधान किया गया है 3 के B में। यह किया गया है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून ला सकती है जो वो किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए ला सकती है। एक प्रावधान तो ये, लेकिन जो दूसरा जो मुख्य प्रावधान जिसके बारे में बात हो रही है, जो ऑर्डिनेंस जिसके लिए लाया गया है, वो है 239AA का क्लॉज 7। और उस क्लॉज 7 में तो ये लिखा है कि कोई भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है दिल्ली के संबंध में जो उसके पूर्ववर्ती जो क्लॉजेज हैं उनसे संबंधित हो, उनको सप्लीमेंट करने के लिए, और उनसे जो भी इंसिडेंटल हों जो भी हों उनके लिए। और ऐसा कोई भी जो कानून है वो यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन को और 239AA को यदि अमेंड भी करे तो उसको
368 आर्टिकल जो 368 है, जिसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है, तो वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है 239AA को अमेंड करने का। ये उसी तरह का अधिकार है जो आर्टिकल 370 में था। और अब आर्टिकल 370 की जब बहस आएगी तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की पाँच जी हाँ पूरी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ने उस 370 के द्वारा JNK के संबंध में अमेंडमेंट करने के अधिकार को संरक्षित किया था, उसको प्रोटेक्ट किया था। तो भाई जब वहाँ था तो यहाँ भी होगा। अभी 370 की बहस आएगी तब आप देखेंगे मेरी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में इसका पूरा विवरण। तो कल हरीश साल्वे ने यही कहा कि भाई ये मान लीजिए आपकी जो स्टेट लिस्ट है, जिसके अंतर्गत स्टेट को पावर होती है, वह स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची कम से कम दिल्ली के संदर्भ में एक समवर्ती सूची है, यानी कंकरेंट लिस्ट है। और कंकरेंट लिस्ट का कायदा ये होता है कि उस पर दोनों यानी कि राज्य और केंद्र दोनों ही उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि जो केंद्र कानून बना देगा तो राज्य का कानून जो है केंद्र के कानून के सामने निष्प्रभावी हो जाएगा, जिन जिन विषयों पर केंद्र ने उसमें कानून बनाया है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि जो मेरी जो समझ है उसके अनुसार तो बहुत मुश्किल है राह सर जी की। जब इसको चुनौती आएगी भी, जब इसके ऊपर बहस होगी भी, तब भी जो चुनौती है वो लगभग असंभव सी लगती है मुझको। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या व्यू लेता है ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने। फिलहाल सर जी के दिन बहुत ही सड़े हुए दिख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।